Okay, so students, once again we are starting chapter number 6 of maths part 2 10th standard, जहाँ पर पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 किया था। अभी जितने भी रिमेनिंग सम्स है इस वाले लेक्चर वीडियो में हम लोग करेंगे फॉर द प्रैक्टिस सेट 6.2। सबसे पहले यहाँ पर 5th वाला क्वेश्चन समझो, क्या लिखा हुआ है। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप rested at the 20 meter from the base of the tree, making an angle of a 60. Okay, with the horizontal find the height of a tree. इसका मतलब है कि यहाँ पर एक स्टॉर्म आया था, उसके वजह से ट्री क्या हो गया, टूट गया। बराबर, तो ये हम लोग ट्री मान लेते हैं हमारा। बराबर, इसे ट्री अगर मेरा टूट जाता है, लेट सपोज कि यहाँ से ट्री क्या हो गया, ब्रेक हो गया। बराबर, स्टॉर्म के वजह से। तो ब्रेक होने के बाद वो गिरेगा ना ऐसे सामने। ओके, ऐसे सामने गिरेगा। गिरने के बाद ये जो गिरा हुआ पार्ट और ट्री का जो बेस वाला पार्ट है, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर। और गिरने के बाद जो ट्री है वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में आई। हमें फाइंड आउट क्या करना है दादा, तो ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है। ये जो पूरा का पूरा हाइट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी हाइट है ये ट्री का, ये फाइंड आउट करना है। सबसे इजी वे से अगर जानो तो तुम्हें पता चलेगा, अगर ये मेरे पास है, मैं ये निकाल सकता हूँ टैन के हेल्प से। टैन क्या बोलता है कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बराबर, तो एडजेसेंट है ना, तो ऑपोजिट मिल जाएगा मुझे टैन के हेल्प से। बराबर, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गया, लेट सपोज ये मुझे 50 मीटर मिलता है। बराबर, तो मैं इसको हेल्प से लेकर हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ। क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और बाद में ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है और ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है, ये दोनों भी क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि एक ही झाड़ का टूटा हुआ हिस्सा है ना। पहले तो ये झाड़ ऐसे हुआ करता था, बट टूटने के बाद इधर गिर गया। बराबर, सो ये जो पार्ट है ब्लैक वाला लाइन और ये जो पिंक वाला लाइन है, दोनों भी क्या है, सेम है दोनों के दोनों। ओके, तो यहां तक तुम्हें समझ में आया सभी बच्चों को। जस्ट मिनट, क्या झालं रे। ओके, सो यहाँ पर अगेन देखो, ध्यान दो। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता था कि तुम्हें समझ में आ गया कि एक ट्री था, स्टॉर्म के वजह से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, नीचे गिर गया। ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो प्रचिति हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, tan 60 इस्तेमाल करेंगे। बराबर, और इससे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसका। बराबर, सो सीधा लिखना स्टार्ट करो। tan होने के बाद में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस भी चाहिए। ओके, सो सीधा हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, तो मैं एक रियल फिगर बना रहा हूँ जो एक्चुअल में होने वाली है। सबसे पहले तो हम लोग कंसिडर करेंगे, लेट सपोज ये है ट्री का आधा पार्ट जो कि टूटा हुआ नहीं है। बराबर, और ये जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टूटा हुआ ट्री का पार्ट अपन कंसिडर करते हैं। बराबर, उसके बाद टूटा हुआ पार्ट गिरेगा ना। ओके, ये पार्ट गिरने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग इधर इस पार्ट को ऐसे गिरते हुए दिखा देंगे और ये इसका डिस्टेंस आया, फिगर समझ में। ओके, उसके बाद इसे नाम भी देना पड़ेगा, तो ऊपर वाले पार्ट को ए बोल देता हूँ, इसे सी बोल देता हूँ, इसे बी, और इसे हम लोग डी बोल देते। बराबर, ट्री है तो 90 डिग्री होगा ऑफकोर्स दादा। ये कितना होगा एंगल, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कितना स्पेस है, 20 मीटर। सो अभी यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन जब भी करेंगे, तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट में मैं बताऊंगा क्या लेट करेंगे रे, बताओ। लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री। सो लेट ए बी जो पूरा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट दी हाइट ऑफ द ट्री। देखो, हाइट ऑफ द ट्री को क्या कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद सेकेंडली हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज
AC इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। देखो AC टूटा हुआ है ना, तो हम लोग बोलेंगे सपोज AC इज द ब्रोकन, ब्रोकन दिखाई भी है वो, देखो ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, पार्ट ऑफ द ट्री। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज रिलेटेड टू द डी, विच इज, देखो कहां पर जाकर गिरा है वो, विच इज डी के ऊपर जाकर गिरा है ना, रिलेटेड टू द पॉइंट डी एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। सो ये हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ए बी जो है वो एक्चुअल वाला ट्री है, बराबर। उसके बाद ए सी जो है वो ब्रोकन पार्ट है, और जो विच इज रिलेटेड टू द पॉइंट डी फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, इसका मतलब है कि ये जो ट्री है ये गिरकर कहां पर गिर चुका है, डी पॉइंट के ऊपर गिर चुका है। सो ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पर बता सकता हूँ क्या श्रेयस, जो ए सी है, ए सी जो है मतलब टूटा हुआ ट्री का पार्ट, और जो गिरा हुआ ट्री का पार्ट है एडी, दोनों के दोनों सेम होने वाले हैं ना, एडी नहीं गिरा है, सीडी गिरा है। ओके, सो सीडी और एसी दोनों सेम है, ये बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो ये एसी और ये गिरा हुआ पार्ट सीडी दोनों सेम है, इधर मैंने इक्वल करके दिखा दिया, एसी इज इक्वल टू सीडी। आ रहा है समझ में? ओके, इसके आगे मैं बोलूंगा कि जो बीडी था हमारा, ये तो ऑलरेडी गिवन है, विच इज 20 मीटर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये हम लोगों ने निकाला AC इज इक्वल टू CD। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, तो गिवन डेटा है, दिया हुआ डेटा है। उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है CDB का, क्या दिया है CDB, 60 डिग्री। ये भी हमारा गिवन डेटा है ना, हमें पता है ऑलरेडी कि CDB कितना है, तो 60 डिग्री, बराबर। यहां पर तुम लोग आगे ऐसे भी लिख सकते हो कि सच दैट इट मेड द एंगल ऑफ CDB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो ये सारी इंफॉर्मेशंस लिख दी। अभी हम लोग सीधा वो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर सीधा ट्रायंगल का ड्रॉ ही करो, कैसे है, तो ट्रायंगल CBD, क्या है ट्रायंगल का नाम, सो ट्रायंगल का नाम है CBD। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या यूज करने वाले हैं, tan 60। कई बच्चों को डाउट होता है कि सर या फिर दादा ये tan 60 tan ही क्यों इस्तेमाल किया, साइन क्यों नहीं इस्तेमाल किया, कॉस क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो बहुत ईजी है, यहाँ पर देखो हमें चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए, बराबर, और हमारे पास है क्या ऑलरेडी, एडजेसेंट है ना, तो इसीलिए हम लोग किसे इस्तेमाल करते हैं, tan को, क्योंकि tan के अंदर ही ऑपोजिट भी आता है और एडजेसेंट भी आता है, बाकी साइन और कॉस के अंदर दोनों नहीं आते, इसीलिए tan इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, tan 60 विच इज, क्या होता है tan 60, ऑपोजिट मतलब कि BC और एडजेसेंट मतलब कि BD। tan 60 का वैल्यू पता है क्या तुम लोगों को, सो ये होता है √3, बराबर। उसके बाद आगे हम लोग क्या लिखेंगे, BC का वैल्यू नहीं पता है, ओके। उसके बाद BD का वैल्यू हमें पता है कितना है, 20। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि जो मेरा BC है वो है 20√3, ये मैंने लिख दिया। मुझे BC का वैल्यू कितना मिला है, 20√3। देखो अभी यहाँ पर हमें ये चीज का वैल्यू मिल गया BC का 20√3। अभी हमें हाइपोटेनियस चाहिए, क्योंकि पूरा ट्री बनाने के लिए हमें उसका बेस तो मिल गया, ये तो मिल गया, बट इसका वैल्यू भी चाहिए ना। तो ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, बट ऋषभ हम लोग ये तो निकाल सकते हैं, बराबर। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ऑपोजिट है मेरे पास, मुझे क्या लगेगा, हाइपोटेनियस। तो कौन सा फॉर्मूला है, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस उसमें आता है साइन, है ना। तो वापस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अल्सो हम लोग क्या करेंगे, साइन से भी करो या फिर कॉस से भी करो। देखो साइन से भी कर सकते हैं, जैसे ये ऑपोजिट है अपॉन ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे तो एडजेसेंट भी हमारे पास है,
सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कॉस से भी हो सकता है, तो किससे करके इजी होगा रे, साइन से करूं या फिर कॉस से करूं? देखो कॉस का जो यहाँ पर नंबर है वो क्या है 20 है, इजी नंबर है ना, सो इससे इजीली सॉल्व होगा। तो हम लोग एक बार कॉस से करके देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो, अल्सो कॉस 60 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब कि क्या है, तो बीडी अपॉन जो हमारा हाइपोटेनियस है वो है सीडी। देखो ये है बीडी एडजेसेंट और यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या था, सीडी, वही लिख दिया ना मैंने यहाँ पर। उसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो cos 60 का वैल्यू पता है बच्चों क्या होता है, 1/2। बीडी का वैल्यू पता है क्या, हाँ दादा, बीडी तो 20 था नीचे वाला, और सीडी पता है क्या, नहीं। उसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीडी चला जाएगा ऊपर, 20 इंटू ये जो 1/2 है, यहाँ पर आने के बाद इनवर्स बन जाएंगे, उल्टे बन जाएंगे, तो 2/1 आएगा। तो मैं अपॉन में 1 नहीं लिख रहा हूं, तो सीडी का वैल्यू कितना मिला रे मुझे, इजी है। कैसे आया 40 मीटर, समझ में आया सब लोगों को? अगर मेरा CD 40 है तो CD किसका भाई था, AC का, बराबर। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या, तो AC भी मेरा कितना है 40 मीटर। कैसे बोला हूं, कैसे लिखा हूं, समझ में आया? ओके। उसके बाद अगले वाले पेज में मैं बोलूंगा ये पूरा ट्री जो है AB, ये बना किससे है, AC प्लस CB से ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सो देयरफॉर जो हमारा पूरा का पूरा ट्री है, मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नाउ जो पूरा ट्री जो मेरा AB था, AB ही नाम था ना ट्री का, ये बना किससे था, AC प्लस BC से बना हुआ है। देखो तुम लोग देख सकते हो AC और BC से बना हुआ है। सो AC तो अभी निकाला हम लोगों ने, कितना निकाला 40, और BC तो उससे पहले निकाला था 20√3। ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40 प्लस यहाँ पर 20 इंटू 1.73 है ना, √3 का वैल्यू। देखो यहाँ पर दिया नहीं है, बट तुम लोग को पता होना चाहिए √3 का वैल्यू कितना है, 1.73। ओके। इस वाले क्वेश्चन में वो देना भूल गए, लेकिन बोर्ड्स में तुम लोगों को ऑलरेडी वहां पर मेंशन होगा। सो √3 का वैल्यू कितना है, 1.73। तो मुझे बताओ यहाँ पर 40 प्लस 20 इंटू 1.73, तुम लोग का आंसर कितना आने वाला है, 34.6। और 40 में अगर 34.6 अगर ऐड करो तो कितना आएगा रे, 34 आएगा ना, 34.6। मतलब पूरा का पूरा जो ट्री था, जो AB था, वो कितना था, 34.6 मीटर। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर द लेंथ of the tree is 74.6 मीटर। आया समझ में? या किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। आया समझ में कैसे सॉल्व किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स भी ये क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुका है, तो यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ में आया है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये थोड़ा सा अलग वे से हमें सॉल्व करना है, बट वैसे ही है। यहाँ पर समझो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। स्वरा उभीरा, इकडे क्वेश्चन नीट बघ, उभीरा। तो यहाँ पर देखो, 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड। 2 बिल्डिंग्स है जो एक दूसरे को फेस किए ऑन अ रोड। तिथंच उभीरा, तिथंच उभीरा। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड। एक का जो विड्थ है वो कितना है, दोनों के बीच का विड्थ कितना है, 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज द 10 मीटर हाई एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी द 60। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग? ओके, तो उन्होंने बताया कि 2 बिल्डिंग्स है, उनके बीच का विड्थ वगैरह सब दिया है। वापस से पढ़ो, देखो 2 बिल्डिंग्स आर द फेसिंग ईच अदर इन द रोड, सॉरी, विड्थ ऑफ द 12 मीटर। तो हम लोग 2 बिल्डिंग्स बनाए, हमें इतना पता चला है कि पहला जो बिल्डिंग है वो छोटा है और दूसरा बिल्डिंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। ओके, उसके बाद इनके में बीच में जितना भी डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, तो 12 मीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 12 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया हम लोगों को, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, देखो ये फर्स्ट बिल्डिंग है ना हमारी। ओके,
इसके टॉप से अगर मैं दूसरे बिल्डिंग को देखूं, मतलब ऐसे में देखूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। मतलब कि अगर मैं यहां से मेरा विजन डालता हूं इस वाले बिल्डिंग के छत पे, बराबर, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहां पर मैं 60 डिग्री लिख सकता हूं क्या? नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना। और अभी मैं बोल सकता हूं ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो फर्स्ट बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है? 10 मीटर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये हाइट कितना है फर्स्ट बिल्डिंग का? देखो समझ में आया अभी तक क्या क्या किया है? दो बिल्डिंग्स यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ किया, बराबर। फर्स्ट वाला बिल्डिंग है यहाँ पर 10 मीटर हाइट का, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का था? 12 मीटर का। उसके बाद मैंने बताया कि फर्स्ट बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के ऊपर नजर डाले तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना? 60 डिग्री का। सो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए क्या मारी मैंने? हॉरिजॉन्टल लाइन। काफी इजी है। मुझे बताओ ये रेक्टेंगल बना क्या रे? रेक्टेंगल बना। अगर ये 10 मीटर तो ये भी क्या होगा? ये 12 तो ये भी कितना होगा? अभी चाहिए क्या हमें? तो सेकंड बिल्डिंग का हाइट चाहिए। सेकंड बिल्डिंग का आधा हाइट तो पता चला है ना, सिर्फ यही हाइट निकालना बाकी है, बराबर। तो ये हाइट निकालने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? देखो यह 12 तो पता है, एडजेसेंट पता है हमें, तो ऑपोजिट ना। ऑपोजिट और एडजेसेंट कब आता है? tan। खत्म। देखो समझ में आ रहा है? ये 10 है तो ये भी कितना आएगा? 10 मीटर। ये 12 मीटर है तो ये भी कितना आएगा? 12 मीटर। आधी बिल्डिंग का हाइट तो पता चल गया सेकंड के, सिर्फ ये आधा हिस्सा बाकी है। मतलब ये एंगल के सामने है तो ये ऑपोजिट होगा, ये एडजेसेंट होगा। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट एक में आता है, किसमें आता है? tan में। तो tan निकालेंगे ना हम लोग। चलो फिर इसको नाम दे देते हैं और सीधा मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेट सपोज इसे C बोलते हैं, इसे L बोलते हैं, इसे D बोल देते हैं, और इसे क्या बोल देते हैं? हमारी फर्स्ट बिल्डिंग है जो है AB, बराबर। सो यहाँ पर हम लोग लेट करके सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग? सो लेट AB जो था वो क्या था? AB एंड CD बी द टू बिल्डिंग्स। यही टू बिल्डिंग्स हम लोग कंसिडर करेंगे, ओके। टू बिल्डिंग्स एंड BD बी द C width of the road and BD be the C width of the road। ये क्या है? width of the road मतलब कि क्या है? तो उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस, ओके, width of the road। सो दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो 12 मीटर है, जैसे हमें पता है। सो मैं बोल सकता हूं कि हम लोग ने यहाँ पर ड्रॉ सेगमेंट किया AL परपेंडिकुलर टू द CD। मतलब कि क्या किया दादा? तो ये AL परपेंडिकुलर मारा ना इसके ऊपर, 90 डिग्री मारा ना, बराबर। तो इसीलिए ये अभी क्या बनेगा हमारा? 90 डिग्री बनेगा, ओके। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि क्या है? तो एंगल CAL है, जो कि कितना है? 60 डिग्री, बराबर। लिख दिया CAL कितना है? 60 डिग्री। अभी हमें पता था कि यहाँ पर हमारे पास AB का वैल्यू, मतलब पहले बिल्डिंग का कितना वैल्यू है? 10 मीटर। उसके बाद मेरे पास किसका वैल्यू है? BD का, मतलब कि विड्थ ऑफ द रोड का, जो कितना है? 12 मीटर। ये लिख दिया। अभी हम लोगों को ये रेक्टेंगल बताना पड़ेगा ना, ये छोटू वाला। देखो अगर ये रेक्टेंगल मैंने बोल दिया तो ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर, ये 12 मीटर, तो ये भी कितना? 12 मीटर। सो मैं बोलूंगा इन अ रेक्टेंगल ABDL, ओके। एंगल ABDL में एंगल AB और एंगल D ये सब क्या है? 90 है, क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में हर एक कॉर्नर्स क्या होते हैं? 90 होते हैं। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं इजीली कि देयरफॉर जो हमारा एंगल ALD है वो भी कितना है? 90, बिकॉज सेगमेंट AL इज परपेंडिकुलर टू द CD, जो कि हम लोगों ने ऊपर ही बताया था। उसके बाद मैं बोल सकता हूं LAB ये भी कितना है? 90, बिकॉज रिमेनिंग एंगल ऑफ अ rectangle is always a 90। remaining angle of rectangle, पूरा ही लिख लेता हूं, rectangle
ठीक है। अभी LAB भी कितना मिला हमें, 90 मिला है। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट डाउन इज कि ये जो हमारा ABDL था इसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, अ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल भी प्रूफ करना पड़ता है, तो हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया दो एंगल के ऊपर से। ये पहला वाला एंगल जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, जो ये बना है AL के ऊपर, देखो यहाँ पर AL और ये CD बना है। दूसरा एंगल LAB हम लोगों ने निकाला, जैसे कि LAB, जैसे कि ये वाला एंगल ये भी 90 है। सो इससे मैंने प्रूफ कर दिया ABDL इज अ व्हाट, रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो श्रेयस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, AB इज इक्वल टू LD, विच इज दोनों भी क्या रहने वाले हैं, 10 मीटर। और उसके बाद मैं बोल सकता हूँ क्या, AL इज इक्वल टू BD, और दोनों भी कितने होने वाले हैं, 12 मीटर। ओके देखो ये दोनों मैंने बता दिए 10 है, और ये दोनों बता दिए 12। अभी इसके आगे का क्वेश्चन काफी इजी है, हम लोग सीधा बोलेंगे इन, यहाँ पर सीधा हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल ALC, यही ट्रायंगल है ना हमारा ऊपर, देखो ALC। सीधा क्या यूज करूंगा मैं, tan ना। सो देयरफॉर मैं बोलूंगा tan 60 डिग्री ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, CL, और ये क्या है, एडजेसेंट क्या है, AL। देखो CL ऑपोजिट है, एडजेसेंट क्या था, AL। लिख दिया ये यहाँ पर मैंने। ओके अभी आगे कैसे सॉल्व होगा तो बताओ मुझे। सबसे पहले tan 60 का वैल्यू क्या आता है, √3। CL पता है क्या, नहीं। AL पता है, हाँ दादा 12 है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो जो CL है वो लात मारेगा 12 को, मतलब कि आंसर क्या बना, 12√3 बराबर। ये आंसर मिला, किसका आंसर मिला, ये 12√3 बराबर, ये मिला है। ये कितना था ऋषभ, 10। इन दोनों को ऐड करके पूरा बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा ना, बराबर। तो इजी हो गया। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद सीधा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाव लिखने के बाद मैं क्या बोलूंगा, तो जो हमारा पूरा का पूरा सेकेंड बिल्डिंग था जो था CD, वो बना किससे है, तो वो बना है CL प्लस LD से, बिकॉज C-L-D। ये रीजन लिख सकता हूं। तो देयरफॉर जो हमारा CD है, CL का वैल्यू कितना था, देखो चलो यहाँ पर CL अभी निकाला ना हम लोगों ने, 12√3। तो यहाँ पर 12√3, और LD तो हमें पता है कितना है, 10। दोनों को ऐड कर यहाँ पर कितना आ रहा है प्रचिति, तो दोनों को ऐड कर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इधर करो 12 इंटू 1.73 प्लस 10 करो। ओके 12 इंटू 1.73 कितना आता है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इट विल बी 20.76 प्लस 10। आंसर कितना आएगा CD का, 30 मीटर। हाइट कितना है बिल्डिंग का सेकंड वाले, 30.76 मीटर का है। तो उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, ये 10 + 12√3 है ना, इतना ही लिख दिया। कहते हैं का हम लोगों ने पूरा मीटर तक आंसर निकाला। सो ये भी लिखोगे भी राइट है, अगर पीछे इतना दिया तो इतना लिखोगे तभी भी क्या है, राइट है। कहते हैं का अपन जास्त एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेतले, उन लोगों ने इधर तक ही छोड़ दिया। कहते हैं का हम लोगों ने उसके आगे भी करके आंसर एक्चुअल बताया कितना है, 30.76। ओके सो आया समझ में। यहाँ पर देखो लास्ट में देयरफॉर करके फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30.76 मीटर। आया समझ में। ये फर्स्ट पेज, ये सेकेंड पेज। अभी हम लोग करेंगे लास्ट सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके सो इसे अच्छे से देखो, ये सम भी थर्ड वाले सम जैसा ही है, इसीलिए हम लोगों ने इसे लास्ट में लिखा हुआ है।
अभी यहाँ पर वापस देखो तो तुम लोग अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा, टू पोल्स ऑफ द हाइट, एक का हाइट कितना है 18 मीटर, दूसरे पोल का हाइट कितना है 7 मीटर। चलो अभी वापस ड्रॉ करूंगा। सेम देखो यहाँ पर एक 7 मीटर का पोल ड्रॉ किया है और ये कितने मीटर का पोल है 18, बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखो आगे क्या बताया है, आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन एट देयर टॉप्स, मतलब कि दोनों के टॉप से एक वायर क्या हुई है, बांधी हुई है, बराबर। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई तू कौन है, वायर, बराबर। और इस वायर का लेंथ कितना है, पहला जो छोटा वाला पोल है उसका हाइट कितना है 7, बड़े वाले पोल का हाइट कितना है 18 मीटर। आ रहा है समझ में? छोटा वाला पोल है 7 मीटर, बड़ा वाला पोल है 18 मीटर और उसके ऊपर जो वायर टंगाया गया है वो कितना है 22 मीटर का। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर, वायर ने जो एंगल मेड किया उसका आंसर निकालो। सबसे पहले तो देखो ये बेस रहेगा, इधर से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और तभी हमें ये एंगल मिलेगा ना। ये एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है। कैसे करोगे रे एंगल फाइंड आउट? फिगर से ही पता चलता है। बताओ, मुझे बताओ। सबसे पहले ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, और 18 ये पूरा था ना, 18 में से 7 गया तो कितना बचता है 11, मतलब कि ये जो इतना सा पार्ट है ये कितने मीटर का है 11 मीटर का है, बराबर। सो अगर ये 11 मीटर का है और ये मुझे पता है, मतलब इस एंगल के सामने वाला ये क्या है ऑपोजिट और ये क्या है, तो दो चीज मुझे पता है, मतलब मैं क्या लगाऊंगा, साइन लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट का वैल्यू कितना है 11 मीटर और हाइपोटेनस कितना है, तो कट होने के बाद आंसर क्या आएगा 1/2। और साइन थीटा में 1/2 कब होता है, जब भी साइन का कौन सा डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री, मतलब क्या होता है थीटा का वैल्यू कितना आया, खत्म, इतना ही आंसर है। लेकिन इसको हम लोगों को घुमा फिरा कर बड़ा करके लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम, बराबर। आंसर क्या आने वाला है 30 डिग्री, कैसे आने वाला है वो भी तुम लोग को समझा दिया। चलो अभी इसे आंसर में लिखते हैं, एक्चुअल आंसर में। ओके, सो एक्चुअल आंसर में लिखने से पहले यहाँ पर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो इन सब के क्या देने पड़ेंगे, नाम देने पड़ेंगे, क्योंकि नाम यहाँ पर हम लोगों ने दिए ही नहीं है। एक सेकेंड, इसको थोड़े कोने में फेंकता हूँ। तो छोड़ो, देखो यहाँ पर ये, इसको हम लोग बोल देते हैं ए, इसे बोल देते हैं बी, इसे क्या बोल देते हैं डी, उसके बाद इसे हम लोग नाम देते हैं एल और इसे नाम दे देते हैं सी। ठीक है, सगळ्यांचे नावं दिलेत। अभी इसे हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर लेट करके। चलो बताओ, कोई बता पाएगा लेट? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ द पोल। ओके, रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टू पोल्स, दो पोल्स थे ना, हाइट ऑफ द टू पोल्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड जो AC था ये क्या कर रहा था रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, रिप्रेजेंट द गुड लेंथ ऑफ द वायर, बराबर। बस इतना ही लिखो। उसके बाद यहाँ पर मैं बोलूँगा कि हम लोगों ने वापस से सेगमेंट ड्रॉ किया है, जो कि है ड्रॉ अ सेगमेंट, जो है ड्रॉ सेगमेंट, एक मिनट, सेगमेंट नहीं लिखा, ड्रॉ सेगमेंट AL परपेंडिकुलर टू द CD, बराबर ना। ये सेगमेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया ऐसे, तो ये बना कितना 90, इधर उनको बता दिया ये कितना है 90 है, बराबर। उसके बाद आगे मुझे बताओ, तो सॉल्व करते समय आगे क्या करेंगे हम लोग, सो आगे हम लोग सिर्फ वैल्यूज लिखने वाले हैं, जो कि वैल्यूज क्या क्या है। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ क्या है, सो मैं बोलूँगा एंगल ऑफ एलिवेशन
क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? CAL थीटा, बराबर, पता ही नहीं है, यही फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे AB जो है वो कितना है? 7 मीटर। CD जो है वो कितना है? 18 मीटर। देखो समझने के लिए ये पूरा का पूरा कितना है? 7 मीटर, और ये पूरा का पूरा कितना है? 18 मीटर, बराबर। सो ये हम लोगों ने उधर बता दिया। और हमें क्या पता है? तो हमें AC का भी वैल्यू पता है ना, कितना AC का वैल्यू है? 22 मीटर। लिख दिया सब कुछ। अभी हम लोग बोलेंगे कि ये भाई एक क्या है? रेक्टेंगल है जिसका नाम क्या है? ABDL। ABDL के अंदर मैं बोलूंगा एंगल B इज इक्वल टू द एंगल D, दोनों भी क्या है? 90 डिग्री। मैं बोल सकता हूँ जो हमारा एंगल ALD था वो है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये होगा रिमेनिंग एंगल ऑफ रेक्टेंगल। लिख दिया। उसके बाद आगे क्या लिखेंगे हम लोग? सो आगे मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि जो और एक एंगल है हमारा, सॉरी, हम लोग ALD को ऐसे लिखो, रिमेनिंग एंगल ऑफ द रेक्टेंगल मत लिखो, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सो ये आया कहाँ से था? सेगमेंट AL परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट CD, ऐसे आया था। और जो दूसरा आएगा ना LAB, देखो ये वाला LAB, बरा, ये एंगल तो तुम्हें पता है कैसे आया है, तो ड्रॉ करने के वजह से ना सेगमेंट। और ये वाला जो एंगल है ये, इसे हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 90। इसे क्या बोलेंगे? रिमेनिंग एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अभी इसके बाद हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो था ABDL इज अ रेक्टेंगल। अभी प्रूव हो गया क्योंकि दो एंगल्स प्रूफ करके दिखाए। अगर ये रेक्टेंगल है बिकॉज ऑफ ईच साइड कितना है इसका? 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू LD, और दोनों भी क्या है? 7 मीटर। देखो ये दोनों भी क्या है? 7 मीटर। और उसके बाद मैं बोलूंगा कि पूरा का पूरा जो लाइन था CD का, इसका लाइन CD, वो बना किससे है? CL प्लस LD से बना हुआ है। सो अगर पूरा का पूरा CD हमें पता था 18 है, और उसमें हमें क्या पता है? CL नहीं पता है, LD पता है, कितना है? 7 मीटर है। तो मुझे बताओ कि हमें CL कितना मिलेगा? 18 में से 7 क्या होगा? माइनस, और CL का वैल्यू कितना मिलेगा? तो ये दिखाना पड़ेगा ना कैसे आया है 11 मीटर, जो कि हम लोगों ने रफ में काफ़ी इजीली बता दिया था। उसके बाद CL मिल गया 11 मीटर, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा इन राइट एंगल, कौन ट्रायंगल था रे? ऊपर C नाम था उसका। यहाँ पर हम लोग सीधा क्या, कौन सा थीटा लगाएंगे? साइन थीटा। क्यों साइन थीटा? क्योंकि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब CL अपॉन AC। देखो यहाँ पर CL अपॉन AC, बराबर। आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर साइन थीटा था, CL का वैल्यू कितना था? 11, AC का वैल्यू कितना था? 22। कट करेंगे तो यहाँ पर हमें साइन थीटा कितना मिलता है? 1/2। और 1/2 साइन थीटा कब होता है? जब भी वो कितना होता है? 30। तो अगर ऐसा है तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि थीटा का वैल्यू कितना आया? ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द एंगल मेड बाय, किसने बनाया था? एंगल मेड बाय द वायर with the horizontal is, कितने डिग्री का एंगल बनाया था? होपफुली बच्चों समझ में आया। दैट्स इट। ओके, ये 4th वाला क्वेश्चन भी कैसे था? काफ़ी इजी है। रफ वर्क में करोगे तो बहुत इजी लगता है, बट फेयर में हमें एक एक स्टेप्स बताने पड़ते। जैसे रेक्टेंगल कैसे प्रूव हुआ, तो हर एक चीज़ तुम लोगों को समझानी है। 3rd और 4th सेम ही है,
बराबर, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर tan यूज इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, साइन। और ये ट्री वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड। इसी तरीके से हमारा 6.2 हो चुका है खत्म। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।